फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है, इस चैप्टर में हम देखेंगे केमिस्ट्री हमारी जो डेली लाइफ है उसमें उसकी वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, कहाँ कहाँ किन किन जगहों में केमिस्ट्री का इस्तेमाल है, ठीक है, और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है हमारी लाइफ में, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ना है इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी ब्रांचेस, ठीक है, केमिस्ट्री की। तो हम अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो हमारी इतनी ज़्यादा वसअत है इस केमिस्ट्री की, हमारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हमारी ह्यूमन बीइंग की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जैसे हम देखें तो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उनमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखें प्लास्टिक जो बन रही है, रबर है, सिंथेटिक फाइबर है, मसनूई रेशा, ठीक है, और सोप हैं, उसके अलावा जो डिओडोरेंट्स हैं, स्मेल दूर करने के लिए जो स्प्रेज वगैरह हैं, बॉडी एंड हेयर स्प्रेज हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और हमारा इसके अलावा जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब जो हैं कैसे बन रही हैं, ये केमिस्ट्री की नॉलेज से ही जो है वो बन रही हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो इनमें इस्तेमाल हो रहा है इन चीज़ों के बनाने में, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर हम अपने देखें, हम जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, इसमें सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल होता है, और ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये भी मुख्तलिफ केमिकल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, डिफरेंट जो कलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की नॉलेज से जो है वो प्रिपेयर हो रही हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर है, और जैसे रेन कोट्स हैं, वाटर प्रूफ रेन कोट, ठीक है, इनमें ये जो रबर, सिंथेटिक रबर इस्तेमाल होती है, ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे, ये भी केमिस्ट्री के ज़रिए ही जो है इसकी नॉलेज से ही बनाई जा रही है, ठीक है, सिंथेटिक रबर। और फिर इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सी चीज़ें अपने घरों में देखें, ठीक है, जैसे पेंट्स हैं, पेंटेड वाल्स हैं, ठीक है, दीवारों पे जो पेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो ग्लास विंडोज़ हैं, उसके अलावा जो रेयॉन कर्टन्स हैं, यानी जो रेयॉन कर्टन्स क्या है, जो मसनूई रेशा, मसनूई फाइबर्स जो है उससे जो कर्टन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और वार्निश है, स्टडी टेबल पे जो आपके वार्निश हुई होती है, जैसे पेंट होता है ना, जैसे वार्निश भी होती है एक चीज़, ठीक है, फर्नीचर पे जो की जाती है, ठीक है। और उसको प्रोटेक्शन के लिए, फर्नीचर की प्रोटेक्शन के लिए, उसको उसमें चमक लाने के लिए। और प्लास्टिक्स जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कवर, प्लास्टिक की कवरिंग हुई भी होती है, ठीक है। किचन में जो हम गैस स्टोव यानी जो चूल्हा यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कवर्ड हुआ होता है, किचन टेबल जो कवर्ड हुआ होता है प्लास्टिक से, एनिमल से, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर होती है प्लास्टिक की। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिंथेटिक चीज़ें जो सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाने वाली हैं, ये सिंथेटिक रबर से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं। और ये सब कहाँ कैसे हमें इनका मतलब कैसे बनती हैं, ये एक केमिकल प्रोसेस से बनती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बहुत ग्रेट एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कटलरी में एलॉयज ऑफ सोल्डर, यानी जोड़ने के लिए जो है ना, एलॉय होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, उनको मिक्स करके तो एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है, जो कि जोड़ने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये डेली एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की। उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज में जो है वो केमिकल लेबॉर्ट्रीज प्रिपेयर की गई हैं, ठीक है, हमारे फूड, मेडिसिन्स, ड्रग्स, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, ये लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं। और इसके अलावा जो है हम जैसे देखें, हम रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, मिनरल्स में क्या आ जाता है, जैसे देखें इसमें नमकियात वगैरह जैसे आ जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होती हैं, धातें होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स जो है धातें होती हैं, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स। और जो दूसरे मटेरियल्स हैं इनका ऑर्गेनिक ओरिजिन है, मींस कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनी हुई हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो जिनमें कार्बन जिनका बुनियादी जुज हो, क्या हो, कार्बन जिनका बुनियादी जुज हो, ठीक है, अर्थ, एटमॉस्फेयर, एटसेट्रा।
केमिस्ट्री जो है वो इन सब चीज़ों से लिंक्ड है, इन सब चीज़ों से कंसर्न है, ठीक है। मेटल्स हो गए, उसमें अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। कौन से मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब रॉक्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री से कंसर्न हैं, सब चीज़ें, ठीक है। यानी केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में देखा जाए तो देखिए कितना ज़्यादा इस्तेमालात हैं केमिकल्स के, ठीक है, जो जो कि केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसकी वजह से अप्लाई हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत से चैलेंजेस जो हैं ह्यूमन ने फेस भी कर रहा है केमिस्ट्री, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो उन जैसे फूड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गई, हमारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हो गया, ठीक है। एनर्जी के न्यू रिसोर्सेज जो क्रिएट हो रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको लेके उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री से ही हमें आता है। पॉपुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो पोल्यूशन है या जो और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उनको कैसे कम किया जाए। बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री में सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स की बनना, ठीक है, उनको बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें केमिस्ट्री के नॉलेज से ही आती हैं और फिर हम इनको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और तो केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा जो है वो यानी जितना जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी की एडवांसमेंट के लिए, उसको एडवांस करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, मैन काइंड को खुश रखने के लिए, उनको हेल्थियर बनाने के लिए, उनको वेल्थियर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमने देखा कि कितनी ज़्यादा चीज़ों में, कितनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री की वजह से हमारी फूड में, हमारे जो है वो ड्रेसिंग में, हमारे उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसमें, और बहुत से जो जो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी इसमें कि केमिस्ट्री की यहाँ अप्लाई हो रही है, इसका नॉलेज अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए केमिस्ट्री जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी की एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, इंसानियत की फलाह के लिए, उनकी उनको उनकी अच्छी सेहत के लिए, ठीक है। चूँकि ऐसे ऐसे जो तरीक़ाकार हैं जो कि पोल्यूशन को दूर करने के लिए हैं वो केमिस्ट्री में हैं। केमिस्ट्री का नॉलेज हमें पता होगा तो हम वो अप्लाई करके उस पोल्यूशन को दूर कर सकेंगे। हम जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। हम फूड प्रॉब्लम, जैसे देखिए फूड प्रॉब्लम्स में क्या आ जाते हैं, जैसे देखें हम जो पहले अर्ली अगर हम बात करें, जब शुरू की बात करें हम जो ज़माने की, तो उसमें ये था कि जो सुंडियाँ, छोटी-छोटी कीड़े, ये क्या करते थे, फसलों को खा जाते थे, फसलों को तबाह कर देते थे और फसलें जो हैं वो नहीं होती थी, ठीक है। यानी फूड कम होता था, फूड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते थे, ठीक है, यानी फूड की कमी हो जाती थी। तो वो कैसे दूर की गई केमिस्ट्री ने अब कैसे उस फूड प्रॉब्लम को हल किया? अगर हम फूड प्रॉब्लम की बात करें तो कैसे उसने हल किया कि केमिस्ट्री ने, अब देखिए जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या हैं? ये कीड़े मार अद्वियात हैं, ठीक है। तो ये अद्वियात केमिस्ट्री की वजह से तैयार की गई हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से तैयार की गई हैं। और फिर ये अद्वियात जब स्प्रे की गए फील्ड इन फसलों के ऊपर, ठीक है, तो वो कीड़े, सुंडियाँ और ये जो छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये मर जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होती है कि फसल अच्छी होती है। उसके अलावा जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, जो खादें हैं, ये भी केमिस्ट्री की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। जब ये खादें प्रोड्यूस होंगी, जब खादें जितनी अच्छी जिस क्वालिटी की मिलेंगी उस फसल को, जो जो फसल रिक्वायर्ड होगा उसमें न्यूट्रिएंट उसको खाद मिलेगी, तो फिर फसलें भी अच्छी होंगी, ठीक है, और फूड प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से देखें केमिस्ट्री ने फूड प्रॉब्लम को हल किया, इस मसले को हल किया। इस तरह से और भी जितने भी मसाइल हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अलावा न्यू मटेरियल्स बनाना, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, खाम मवाद को, ठीक है, उनको यूज़ करके उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब केमिस्ट्री की ही मदद से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारी डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई हो रही है और उनको चलाने के लिए, उनको यूज़फुल बनाने के लिए, ठीक है, इंसानियत की, मैनकाइंड की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मतलब जनरल से पता होना चाहिए केमिस्ट्री कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। अब आपको सबसे पहले तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो क्या है केमिस्ट्री, जिसमें हम जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं, हम डिफरेंट
केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, केमिस्ट्री क्या चीज है। ये केमिस्ट्री, chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, its composition, structure, changes in matter and laws and principles which govern these changes, ठीक है। जो केमिस्ट्री है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? मैटर क्या चीज होती है? कोई भी चीज, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। ये मैटर की स्टडी है। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो कि वजन रखती है, ठीक है, और जगह घेरती है, वो मैटर है, ठीक है। अब उस मैटर की स्टडी की जाती है किसमें? केमिस्ट्री में, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर क्या है? कि कोई भी चीज जिसका मास है, ठीक है, जो वजन है उसका, ठीक है, और उस जगह घेरती है, वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। तो हम केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं, इसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, मतलब ये मैटर किससे बना हुआ है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, इट्स कंपोजिशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स स्ट्रक्चर, चेंजेस इन मैटर, मैटर में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कौन से कवानीन हैं, कौन से उसूल हैं जो कि इन तब्दीलियों पर लागू होते हैं, ठीक है। इन तब्दीलियों को वो लाज जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन, किस चीज से वो मैटर बना हुआ है, उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, किस तरह की वो उसकी फॉर्म्स हैं, और कौन कौन से लाज हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इन तब्दीलियों पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री की सबसे पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन इसी तरह से आपने याद करनी है। उसके बाद आ जाती हैं ब्रांचेस केमिस्ट्री की। तो इसकी आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसकी ब्रांचेस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इन ब्रांचेस में से जरूर आता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल Physical chemistry, it deals with the study of laws and theories to understand the structure and changes in of matter. तो ये केमिस्ट्री हमें मैटर के किन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है? किसके बारे में ये स्टडी है? उन लाज, उन कवानीन और उन थ्योरीज के बारे में है जो हमें मैटर में जो तब्दीलियां आती हैं और उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो तब्दीलियां आती हैं उनको समझने के लिए हम जो लॉज और जो प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मैटर की जो चेंजेस हैं, ठीक है, और मैटर में का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसकी चेंजेस को समझने के लिए हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं, जो लॉज हम पढ़ते हैं, वो सब किससे लिंक्ड हैं? वो फिजिकल केमिस्ट्री से लिंक्ड हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है एंड एनर्जी इज एप्लीकेबल इन आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड इज इन द होल यूनिवर्स। जैसे हमने कहा ना कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? लॉज और थ्योरीज को, मैटर के बारे में जो हमें बता रही है, मैटर की चेंजेस के बारे में जो हमें लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन चेंजेस को, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो लॉज कौन से? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये मैटर और एनर्जी दो डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि एनर्जी क्या है कि एनर्जी जो है वो ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो महफूज रहती है, वो कहीं नहीं जाती। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो कहीं जाती नहीं है, ठीक है। ना उसको हम पैदा कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मैटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, देयर शेप्स एंड टू सम एक्सटेंट देयर प्रॉपर्टीज। इसी तरह से थ्योरीज क्या है? जैसे केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड जैसे बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ये इनकी हम नेक्स्ट एक चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
ये थ्योरीज जो है ये सब कहाँ पढ़ी जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में। समझ आए आप लोगों की, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम मैटर का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो चेंजेस आ रही है मैटर में, उसके बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट लॉज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किसको, लॉज एंड थ्योरीज को, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। समझ के याद करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जहन में बैठा रहे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, लॉज एंड थ्योरीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, मैटर को की तब्दीलियों को समझने के लिए, ठीक है। सेकंड हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई फर्स्ट वन, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में उन एलिमेंट्स की और उन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में मौजूद होती है ना, उनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक में की जाती है। और इसी तरह से ऑर्गेनिक में क्या की जाती है, कार्बन और उससे और हाइड्रोजन जो हैं उन कंपाउंड्स की जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उनकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक में। ये याद रखिएगा, ये दोनों जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा इनमें इसका डिफरेंस है, सिर्फ कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है। कि जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नहीं होते, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये मौजूद होते हैं, और इससे जो आगे एलिमेंट्स, इन एलिमेंट से आगे जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो स्टडी किए जाते हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बाकी तमाम को स्टडी किया जाता है जिसमें क्या हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। वी डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड कंपाउंड्स दे फॉर्म। तो हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को, ठीक है, और उनसे फिर जो कंपाउंड्स बनते हैं, हम पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा चैप्टर है ये पीरियोडिक टेबल वाला, हम ये पढ़ेंगे, इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। दिस ब्रांच कवर्स द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो ये ब्रांच जो है, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तमाम चीजों को कवर करती है, जो कंपाउंड्स, उनकी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसे बन है, कैसी है, वो कैसे प्रिपेयर की जाते हैं, कैसे ऐसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या खुसूसियात हैं, क्या यूजेस हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ये सब चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और ऑर्गेनिक में डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और उनके डेरिवेटिव्स मींस उनसे आगे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, और इनऑर्गेनिक में उन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे फोर्थ इसकी ब्रांच आ रही है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, इसको कहते हैं तज्जियाती की केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको, तज्जियाती, ठीक है। फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालाइज का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को का तज्जिया करना, उसके अंदर देखना कि वो चीज, वो कंपाउंड किस चीज से बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, ये होती है एनालिसिस करना, ठीक है। इट डील्स विद द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, NaCl। अब ये किससे बना हुआ है, Na मींस सोडियम और Cl मींस क्लोरीन, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड इसको हम कहते हैं, ठीक है। किससे बना होता है, NaCl, ठीक है, किससे बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम और क्लोरीन दो चीजें इसमें, ठीक है, एक सोडियम है Na और दूसरा Cl है क्लोरीन। ये दो चीजों से मिलकर कौन सा कंपाउंड बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमें सोडियम क्लोराइड दे दिया जाता है, ठीक है, साल्ट दे दिया जाता है, हमें कहते हैं कि आप मुख्तलिफ टेस्ट करें, तो डिटेक्ट करें। डिटेक्ट मीन्स आप मालूम करें और आप जानें, मालूम करके बताएं, फाइनलाइज करें कि ये कौन सा कंपाउंड है। हमें नहीं पता कि ये सोडियम क्लोराइड है, नमक हमें दे दिया जाता है, तो हमें कहते हैं एक साल्ट हमें दे दिया जाता है, हमें कहते हैं कि आप इसको एनालाइज करें कि इसमें ये किन चीजों से बना हुआ है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रही हूँ सोडियम क्लोराइड की, एक साल्ट है, अब ये किससे बना हुआ है,
ये Na और Cl से बना हुआ है, Na सोडियम, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, इनसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी एनालिसिस, ये क्या हो गई एनालिसिस, जिसमें हम कंपोनेंट्स को निकालते हैं, हम उस चीज के देखते हैं कि हम वो चीज कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनी, उन एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये है ये किस में किया जाता है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऐसा किया जाता है, ठीक है। और it involves various techniques and instruments used for qualitative and quantitative analysis for this of the sample. सैंपल क्या है, मतलब सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, एक साल्ट जो हमें दिया जाता है ना, वो हमारा सैंपल होता है, जो कंपाउंड हमें दिया जाता है उसको हम सैंपल कहते हैं। अब हमें, मैंने आपको जैसे बताया कि हमें सैंपल दे दिया गया है, तो हमें कहते हैं कि आप बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर हम वो एक टेस्ट होते हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं, करके फिर हम उन टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है, इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, मींस कि वो कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये इसकी मतलब क्वालिटी मतलब ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी होती है, जो उसकी क्वांटिटी के बारे में बताइए, नहीं वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें वॉल्यूम देखा जाता है, उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी कितनी किसी चीज की ली हुई है। ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, और एक क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक जो हैं, ये इनके पार्ट्स होते हैं। जो साल्ट एनालिसिस होती है ना, मैंने यही जो अभी जो आपको साल्ट बताया, जैसे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, ठीक है, तो साल्ट एनालिसिस में क्या किया जाता है, साल्ट एनालिसिस जो होती है, ठीक है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक वो होती है जो लिक्विड्स के लिए की जाती है, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कौन सी होती है, जो सॉलिड्स के लिए की जाती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक जो लिक्विड्स के लिए की जाती है एनालिसिस, उसको कहते हैं हम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और जो किसके लिए की जाती है, जो सॉलिड्स के लिए की जाती है, उसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो ये भी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्या किया जाता है, तज्जिया किया जाता है, मतलब हम देखते हैं कि वो कंपाउंड्स कौन कौन से एलिमेंट्स से बना हुआ है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। रुमैसा, जी जी मेरी सही आवाज आ रही है आपको? टीचर कहीं पर फंसती है। अच्छा, समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? जी टीचर। अच्छा, तो फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब फिफ्थ जो है वो हो गई बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आगे कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब ये किसी लिविंग, बायो मींस लाइफ, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री है, उनके अंदर क्या कौन कौन से चीजें हम जो जैसे हम डाइट ले रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इंसानी या जानवरों या पौधों के अंदर जो उनके जो अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, केमिकल चेंजेस आ रही हैं, उनको स्टडी किया जाता है इसमें बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये हमारी खुराक का हिस्सा हैं, ठीक है। अब ये जब इनकी डाइजेशन होती है, ये टूटते हैं, ठीक है, ये टूटते हैं, इनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है, और फिर इनसे अब कौन कौन सी चीजें और बनती हैं, ये सब जो है ये किसमें स्टडी किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, डीएनए एटसेट्रा। ये एंजाइम्स क्या हैं, ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं असल में एंजाइम्स, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रिएक्शंस को तेज करते हैं, फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो डीएनए है हमारी बॉडी के अंदर, डीएनए मौजूद होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक है। डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में स्टडी की जाती हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर्स, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, किससे बना हुआ है वो, ठीक है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, ये सब चीजें किस में स्टडी की जाती हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो तब्दीलियां, ये आपने ऐसे याद करनी है डेफिनेशंस। फिर अगली 6 नंबर पे है हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर आगे कौन सी आ गई,
इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में जो मतलब प्रोसेसेस हो रहे हैं उनसे ये रिलेट कर रही है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इन अदर वर्ड्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज यूजेस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल आर स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी वो टेक्निक, वो तरीकाकार, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं, जो टेक्निक्स, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, जितनी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टडी किया जाएगा उतनी इन चीज़ों की प्रोडक्शन बेहतर होगी। जितना हमें इसका नॉलेज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ज़्यादा होगा उतनी ही इंडस्ट्रीज में अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। द थिंग्स ऑफ डेली यूजेस, जैसे देखिए इंडस्ट्रीज में क्या कुछ बन रहा है, सोप्स बन रहे हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, ग्लास, सिमर, स्टील, क्लॉथ, कपड़ा, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो मसनूई रेशा है, ठीक है, ये बन रहा है। और ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं? इंडस्ट्रीज में बन रही हैं। तो हमें इंडस्ट्रीज का, इन चीज़ों को बनाने का जितना अच्छा हमें तरीका आता होगा, जितनी अच्छी हमें टेक्निक्स पता होंगी, उतना ही अच्छे तरीके से हम ये सब चीज़ें जो है वो बना सकेंगे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये सब चीज़ों को, उन चीज़ों को, उन टेक्निक्स को, प्रोसेसेस को, ठीक है, स्टडी किया जाता है, जो कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको बनाने में वो टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ठीक है, उन टेक्निक्स की स्टडी की जाती है। ठीक ठीक हो गया। 7th है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में, हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं उसमें, ठीक है, कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या चीज़ें, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके फिर इंसानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उन पर क्या उनके बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, उन प्लूटेंट्स के, ठीक है, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, उन प्लूटेंट्स के क्या फिर असरात हैं, क्या क्या बीमारियां इंसान को लग रही हैं उन प्लूटेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हमारे इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स आ रहे हैं उनकी स्टडी कहाँ की जाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारे इन्वायरमेंट को जो केमिकल्स कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उनको केमिकल्स के स्टडी किया जाता है किसमें? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इमिशन ऑफ ऑक्साइड्स of sulfur and nitrogen from various natural and industrial sources cause the effect on human beings। तो ये जो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं इनसे निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो मुख्तलिफ जो हैं वो ऑक्साइड्स निकलते हैं, जैसे उनकी जो चिमनीज हैं उनके जो में जो धुआं उनसे जो निकलता है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर ये इनके बहुत जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इंसानी सेहत पर, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं इनके, इन ऑक्साइड्स के, ठीक है, वाटर, एयर एंड सॉइल आर पोल्यूटेड। फिर इसकी वजह से, इन ऑक्साइड्स की वजह से पानी भी आलूदा हो रहा है, हवा भी और मिट्टी भी। कैसे? अब देखिए जो सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, ये जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये एसिड बनना शुरू हो जाता है। हमारे जो पानी आता है ना बारिश का, वो जब इन गैसेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड रेन बन जाती है। क्या करते हैं? ये एसिड रेन बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये हमारे जो बारिश, जो एसिड रेन जिसको हम कहते हैं, जब ये ज़मीन पर आएगी हमारे पानी को भी आलूदा करेगी, ठीक है। उसके अलावा हवा तो वैसे भी इन गैसेस से आलूदा हो जाती है, ठीक है। मिट्टी, जहाँ जहाँ ये पानी मिट्टी में जाएगा फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। इन्वायरमेंट में हम ये कौन से केमिकल हमारे एनवायरमेंट मौजूद हैं और वो किस तरह से हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, और किस तरह से ये इंसान की सेहत के लिए कितने जो है वो खतरनाक हैं और कितने बुरे असरात मरतब कर रहे हैं, ठीक है। द रप्चर ऑफ ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट हैव एडवर्स इफेक्ट्स। तो जो रप्चर हो रही है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन की एक लेयर है जो हमारे कुछ किलोमीटर ऊपर तक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है कि हमारे प्रोटेक्शन करती है, ये सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं, ठीक है, इनको ये ज़मीन तक आने नहीं देती ओजोन लेयर। तो जब ये ओजोन लेयर रप्चर हो जाएगी, मीन्स ये फटती जाएगी, इसमें सुराख होता जाएगा, इसमें ज़्यादा बड़ा होल आता जाएगा, तो फिर सूरज की रेज जो हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो हार्मफुल हैं, वो क्या होंगी? वो आसानी से ज़मीन तक पहुंच जाएंगी और इंसानों और जानवरों और पौधों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ये एसिड रेन के बारे में भी आपको बता दिया कि एसिड रेन क्या होती है, ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये पानी के साथ मिलकर एसिड्स बना देते हैं, तो ये फिर इनके बुरे असरात मरतब होते हैं, ठीक है, ज़मीन पर जितनी भी लाइफ है उसके लिए।
तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। एसिड रेन को, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जो अब मुख्तलिफ जो गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे ऊपर एक हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये गैसेस मौजूद हैं। ये सूरज की जो रेज हैं जब ज़मीन पर आती हैं, ठीक है, तो ये इन गैसेस से गुजर के ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जब ज़मीन से वापस ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये गैसेस इनको एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाने देती, ठीक है, खला में, बल्कि इनको नीचे ही रखती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8th है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जो है वो रेडिएशंस, ठीक है, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, बाज़ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है उनसे रेज निकलती हैं, उनसे रेज निकलती हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होती है? उनसे रेज निकलती हैं। तो उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनको उनकी स्टडी की जाती है। इसमें स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस जो है फिजन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो इनकी स्टडी की जाती है, जो कि इन रेडिएशंस इमिटेड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस के दौरान क्या होते हैं कि रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है। एंड देयर यूजेस इज कार्ड, और उनके फिर इस्तेमालात क्या कहाँ ये जो इमिट होती है रिएक्शन से, बहुत सा जो ये होते हैं ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनसे इनमें जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इनके छोटे से जो अमाउंट है इन एलिमेंट्स की, इन थोड़ी सी अमाउंट में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो जो मुख्तलिफ चीज़ों में फिर वो इस्तेमाल होती है। तो ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जैसे देखिए, जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस की कराई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे जो बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्टडी करते हैं कि उसमें कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कितनी ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है, जो एनर्जी देते हैं और फिर उनसे बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इट आल्सो कवर्स द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल रिएक्शंस, डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स एक्सेट्रा। तो ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ये जो आइसोटोप्स जिनसे रेज निकलती हैं, ठीक है। मेडिसिन में मुख्तलिफ रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, इलाज के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे जो है वो हमने आइसोटोप्स में इसकी यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। तो आपको पता चलेगा कि आइसोटोप्स किस तरह से मुझे मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि इसमें से एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में।